गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 82 है। 90 डेज़ में अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिस सीक्वेंस में हमने स्टार्ट किया था कि 90 डेज़ में हमें क्या क्या पढ़ना है। 2 चैप्टर अपने बचे हुए हैं। आज स्टार्ट हम लोग करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास फर्स्ट, डीआई की क्लास फर्स्ट। डीआई का मतलब आंकड़ों का विश्लेषण। जितने भी टाइप के जो सवाल पूछे गए हैं किसी भी पैटर्न के ऊपर, सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस 2016 में रेलवे ने एक डिफरेंट टाइप का पैटर्न भी पूछा था, उसे भी हम लोग करेंगे। वो दिखने में डीआई जैसा ही लगता है, उसे भी कवर करना है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। यहाँ पर आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उन सब की PDF और क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं। तो मान लो कोई क्लास आपने मिस कर दी है, यूट्यूब पर ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो आप यहाँ जा कर के उस पर्टिकुलर क्लास पर जा सकते हैं। नीचे वाला पार्ट अपना है डाउट ग्रुप, यहाँ आप अपनी एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने सवाल है। एक तरीके से ये जो डीआई आपको दिख रही है ये टेबल पर बेस्ड डीआई है। मतलब आपको एक पर्टिकुलर टेबल दी जाती है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब तक जितने भी सेशन हुए हैं हमने 81 सेशंस के अंदर 1500 स्वतंत्र सवाल डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1578 अपना अगला सवाल है। देखना क्या कहा। नीचे दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। मतलब आपको एक टेबल दे रखी है, उसको आप करेक्टली रीड करें और फिर कुछ सवाल आपसे पूछे गए उनका आपको जवाब देना है। टेबल में क्या है भाई, ईयर दे रखा, आपको वर्ष दे रखा है। वर्ष के राइट साइड में 2010, 11, 12, 13, 14, आपको कुल मिलाकर 5 साल दे रखे हैं। डीआई में करना कुछ नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक सवाल है जितने मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, एटलीस्ट इतने आप करें। फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हर मॉक टेस्ट में आपको एक डीआई मिलेगी। रीडिंग सीखनी है। रीडिंग के अलावा इसमें किसकी नीड होगी, एवरेज की, परसेंटेज की, रेशियो की। इतने में अपना काम चल जाएगा। नीचे देखो ईयर के क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन। छात्रों की संख्या जो किसी एग्जाम के अंदर या किसी परीक्षा के अंदर शामिल हुए हैं। राइट साइड में उनके नंबर दे रखे हैं, जैसे 2010 के नीचे 600। इसका मतलब क्या है, 2010 के अंदर 600 विद्यार्थी एग्जाम में शामिल हुए थे। इसके राइट में 750, 840, 960, 1020। 1020 आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 2014 के नीचे 1020 लिखा है। इसका मतलब वर्ष 2014 में 1020 विद्यार्थी एग्जाम में शामिल हुए थे। फिर नीचे वाला पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट, कि कितने विद्यार्थी पास हुए थे। तो इसी के राइट में जैसे मैं कहूँ आपसे 525 क्या है, तो आप कहेंगे कि वर्ष 2012 के अंदर 525 विद्यार्थी पास हुए थे। अपीयर कितने हुए थे, टोटल 840। सबसे नीचे वाला पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास विद डिस्टिंक्शन, मतलब कितने ऐसे विद्यार्थी थे जिनके डी लगी। मतलब 75% के बाद डी लग जाता है, 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। यहाँ अगर मैं कहूँ 324 क्या है, तो आप कहेंगे कि 324 2013 के नीचे है और ये जो डी वाला पार्ट है उसके जस्ट सामने है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 320 विद्यार्थी वो हैं जिनको वर्ष 2013 में डी मिला था। ये इसकी बेसिक रीडिंग है। 4-5 सवाल रीड करोगे, इतने में ही आपको पता चल जाएगा भाई इसको कैसे रीड किया जाता है। ठीक है, लगभग बच्चों को इस सेक्शन के अंदर वैसे कोई इश्यू आता नहीं है, जैसे मेनली रेलवे के जो बच्चे होते हैं उनको तो स्पेशली। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि मान लो 1% भी बच्चे ऐसे हों जिनको आइडिया ना हो, तो कुछ डीआई की टेबल को कैसे रीड करते हैं उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। सवाल क्या है, सवाल ये है कि वर्ष 2012 में डिस्टिंक्शन मतलब डी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत है 2012 के अंदर। एक बात बताओ, 2012 में जाओगे, टोटल स्टूडेंट कितने अपीयर हुए भाई, कुल मिलाकर के 840 स्टूडेंट 2012 में शामिल हुए। डी कितनों के लगा, 2012 के जस्ट नीचे की तरफ देखोगे 210 विद्यार्थी, 210 स्टूडेंट को डी मिल गया है। कितने में से, 840 में से। कितना भाग है, 210 अपॉन 840। प्रतिशत में पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से।
ये इससे कटा 21, 4 आपका 84, 4 का भाग आप 100 के अंदर देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका 25% लिखा जा सकता है। चलो भाई, ऑप्शन ए अपना यहां से करेक्ट हो गया। अगले सवाल की बात करें, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं ताकि प्रॉपर आपको दिख जाए। देखना भाई क्या कहा इस सवाल में इसने। इस सवाल में इसने आपसे कहा कि एक टेबल दे रखी है, उसको आपको रीड करना है और टेबल में क्या बता रखा है, कोई कॉलेज है, उसकी अलग अलग स्ट्रीम्स या धाराओं के अंदर पढ़ने वाले बच्चे बताए गए हैं। रीड करें तो देखो, साइंस स्ट्रीम दे रखी है, विज्ञान है, फिर आर्ट्स आपकी कला, कॉमर्स आपका वाणिज्य, फिर आपका वोकेशनल। ठीक है, अब यहां देखना साइंस के नीचे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बॉयज हैं और फिर गर्ल्स हैं। तो इससे हम क्या समझे कि 32 लड़के हैं वो साइंस स्ट्रीम में हैं, 18 लड़कियां साइंस स्ट्रीम के अंदर है। सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं ऐसा। जैसे कॉमर्स के नीचे आप देखोगे लड़के कितने हैं भाई 42, लड़कियां कितनी हैं 42, बराबर बराबर मामला है। तो इसकी रीडिंग नॉर्मल है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कोई भी डेटा आपसे पूछे आप बिल्कुल बता सकते हैं कि इसका मतलब ये है। चलो, आपसे क्या पूछा कि कला का अध्ययन करने वाली लड़कियों की संख्या का अनुपात अन्य सभी स्ट्रीम में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या का से अनुपात है। आपको क्या फाइंड करना है भाई, सीधी सी बात है, आर्ट्स के अंदर जितनी भी गर्ल्स पढ़ती हैं उनका आपको रेशियो बताना है, टोटल जितनी भी आपके पास गर्ल्स हैं उनके साथ। क्या करो, पहले तो आर्ट्स में ही चले जाओ। आर्ट्स में गर्ल्स कितनी है भाई 45, लिखा। रेशियो किसके साथ लेना है, सभी स्ट्रीम के अंदर जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं। 4 स्ट्रीम है तो 4 बार लड़कियां दिख रही होंगी आपको। साइंस में 18 लड़कियां हैं, आर्ट्स के अंदर कितनी है भाई 45, कॉमर्स में कितनी है 42, फिर वोकेशनल में कितनी है 30। एडिशन करोगे, देखो एग्जाम में असल में देखा जाए तो सवाल यहां से स्टार्ट होता है। आपने क्या देखा कि आर्ट्स के अंदर अध्ययन करने वाली लड़कियां 45, रेशियो में कम, सारी की सारी लड़कियां, एडिशन करते वहीं कर दो सीधे सीधे। देखो 18, 45, 42, 30 को ऐड करना, 18 और 42 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 60, 60 और 30 90, 90 में 45 जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा 135। तो ये काम आप कर सकते हो। मैं एक बार के लिए कुछ सवाल हैं उनमें हर बात को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आपको ये जो छोटे छोटे सुधार है ये करने हैं, जिससे एग्जाम में इतना ही लिखा और ये कितनी बार कट गया अभी इसके साथ 3 बार। तो इतना सा लिखते ही आपका यहां पर रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो अपना करेक्ट रिजल्ट होगा ऑप्शन बी 1:3। चलो भाई, अगला सवाल देखना जरा क्या कहा। लैंग्वेज को रीड करो एक बार। मेरे ख्याल से दिख जाएगा प्रॉपर, क्योंकि डीआई में थोड़ा सा इशू रहता है कि मोबाइल की स्क्रीन इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। प्रयास करना या फिर ऐसा कर दो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो। देखो नीचे एक टेबल दे रखी है, इसके अंदर क्या है, अलग अलग एज ग्रुप हैं आपको दे रखे हैं, किसी राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाती है। नीचे कह रहा है कि एज ग्रुप, जैसे एक बार डीआई को थोड़ा सा देख लेते हैं, जो टेबल दे रखी है एज ग्रुप इन ईयर्स, मतलब जो आयु समूह है वो वर्षों में। नीचे क्या 0 से 15, ये किसको बताता है, 0 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के लोग। फिर 15 से 25, 25 से 35, इस हिसाब से 55 और अबव कि 55 साल और उससे बड़े लोग। इस टाइप से कैटेगरी कर दी किसी स्टेट के अंदर लोगों की एज के हिसाब से। पॉपुलेशन इन परसेंटेज, इस हिसाब से इसके नीचे एक डेटा और है 31, 5.25, 14.25, इस टाइप से चल रहा है। इसका मतलब क्या है, टोटल देखोगे 100%, कहने का मतलब किसी भी शहर की कंप्लीट पॉपुलेशन अपने आप में क्या है 100%। अगर यहां बात करूं मैं 25 से 35 के सामने क्या लिखा हुआ है 14.25, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 25 साल से 35 साल के आयु समूह में आने वाले लोग कौन से लोग होंगे, किसी की उम्र 25 होगी, किसी की 26 होगी, 28 होगी, 30 होगी, 30 साल 2 महीने होगी। तो 25 साल से लेकर 35 साल तक की एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनका टोटल पॉपुलेशन में परसेंटेज उसके सामने लिखा है, जो कितना है 14.25%। मतलब अगर शहर में कुल 100 लोग हैं
तो आप कह सकते हैं 14.25 लोग आपके कौन से ग्रुप से हैं, 25 साल से लेकर 35 साल तक। ये इसकी बेसिक रीडिंग है कि जितना भी डेटा, रीडिंग का मतलब ये होता है डीआई के अंदर जो कुछ भी उसने दे रखा है टेबल में, क्या आपको वो पढ़ना आता है। जैसे आपसे कोई कहे यहाँ पर 100 के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है 17.75, इससे क्या समझते हैं? इससे आप कहेंगे कि ऐसे लोग जिनकी उम्र या तो 55 साल है या उससे ज़्यादा है, चाहे 70 का हो, 80 का हो, 90 का हो, 100 साल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों का टोटल पॉपुलेशन के अंदर परसेंटेज कितना है, 17.75। ये रीडिंग है। हो सकता है, देखो समस्या यहाँ क्या आ रही होगी कुछ बच्चों के, सर ये तो पढ़ना ही आता है। देखो बहुत सारे बच्चों को ये टेबल रीड करनी आती हैं, लेकिन मेरा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस ये कहता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार देखते हैं, डीआई पढ़ी नहीं होती है, इसलिए उनको डिटेल में समझाना होता है। 5-7 सवालों के बाद सीधे सीधे हम ऊपर की लैंग्वेज भी नहीं पढ़ेंगे, सीधे टेबल देखी, क्वेश्चन पर गए और सोल्व किया। चलो भाई, प्रत्येक 50,000 लोगों में से 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की अनुमानित ना होकर के अनुमानित अप्रोक्सीमेट संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपसे क्या कह रहा है, अगर आपके पास कुल मिलाकर के 50,000 लोग हैं, ठीक है, मान लो शहर की जनसंख्या ही मान लो 50,000 है, आपसे क्या कह रहा है कि 35 वर्ष से कम, 35 वर्ष से कम के कितने लोग हैं। तो आप टेबल पर गए, कौन कौन से लोग शामिल करोगे भाई, जिनकी उम्र 0 से 15 है, ये भी तो 35 साल से कम के हैं, जिनकी उम्र 15 से लेकर 25 वर्ष तक है, ये भी इसी में शामिल है, और जिनकी उम्र 25 से लेकर 35 वर्ष तक है, वो भी इसी में शामिल है। तो 3 कैटेगरी के लोग हैं, इन सभी को आप कह सकते हैं कि इनकी उम्र 35 वर्ष से कम है। परसेंटेज देख लेते हैं भाई, इनका कितना दे रखा आपको 31%, इनका कितना दे रखा है 5.25%, इनका कितना दे रखा है 14.25%। एक्चुअल में क्या करना था, देखो आपको एक्चुअल में ये करना था कि टोटल अगर शहर में 50,000 लोग हैं तो इस एज ग्रुप के लोग कितने, इनको आप क्या करते सीधे सीधे ऐड, लिख करके नहीं करना था, ये तो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, इस वजह से इनको लिख रहा हूं। सीधे ऐड करते कि भाई 31 में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 36, 36 में 14 जोड़ते तो कितना हो जाता है आपका 50, और 50 में 0.25 मतलब 0.50, तो आप कह सकते हो ये कुल मिलाकर के आपका कितना बना 50.5% या 50.50%, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोल्व करते टाइम क्या करते भाई, इसका इतने परसेंट निकालना है 50.5%, 50,000 का। देखो 2 जीरो को तो परसेंटेज खत्म कर देगा, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है आपका 1/100। एक पॉइंट और हटाना चाहो तो ये जीरो एक पॉइंट को भी खत्म कर देगा। इसका इससे गुणा करना है, ऑलरेडी इसके पास 0 है, 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 5 आपका 25, ये आपका हो गया रिजल्ट। तो एग्जाम में जो करने लायक काम था वो आपका इतना सा ही था। अगर डेटा उलझा हुआ है, ऐड नहीं कर पा रहे हैं आप स्क्रीन पर देख करके, तब बिल्कुल उसे आपको जो भी रफ पेपर दिया जाता है वहाँ लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर डेटा आसान है, एक बार ट्राई करके देख लें, ट्राई करेंगे इतने में ही समझ आ जाएगा कि आसानी से जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा। अगर जुड़ रहा है तो नीचे वाला जो भी काम कर रहे हैं सारा का सारा अनवांटेड है। जितनी देर में आप ये काम लिख रहे हो उससे भी कम टाइम के अंदर आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। तो इन सवालों में एक तो आपको ये सुधार करना है, आपकी एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए। चलो भाई, सवाल नंबर 1581 एक बार के लिए रीड करने का प्रयास करो। देखो इसने क्या कहा, एक स्कूल में विभिन्न संकायों में नामांकित छात्रों की संख्या इस प्रकार है। पीछे वाला ही डेटा है, पीछे वाली डीआई का ये पार्ट है। असल में देखोगे तो पीछे वही तो बात थी ना, साइंस स्ट्रीम के अंदर बॉयज कितने 35, गर्ल्स कितनी 18, फिर आर्ट्स में बॉयज गर्ल्स 25, 47। रीडिंग का कोई इश्यू है नहीं। सवाल पर आ जाते हैं, क्या कहा, विज्ञान या फिर व्यावसायिक विषयों में, वोकेशनल जो है इसका हिंदी मीनिंग होता है व्यावसायिक सब्जेक्ट्स, वोकेशनल सब्जेक्ट्स। विज्ञान या व्यावसायिक विषयों में अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रतिशत है। देखो आप क्या लिखोगे, या तो साइंस के अंदर या फिर वोकेशनल सब्जेक्ट में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं इनका परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज किसके हिसाब से बताओगे भाई, टोटल स्टूडेंट के हिसाब से।
और परसेंटेज में किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इस वाले सवाल में क्या करना है, साइंस के स्टूडेंट आप ऐड करोगे और वोकेशनल के ऐड करोगे। तो अगर हम लोग बात करें कि साइंस में कितने स्टूडेंट हैं, गर्ल्स कितनी है भाई आपके पास 35 और बॉयज आपके पास 35 हैं, गर्ल्स आपके पास 18, 30 10 40 और 8 5 13, 53 ये है। अगर वोकेशनल की बात करें तो कितने आ गए आपके पास 40। तो इसका मतलब ये वाला जो डेटा था ये तो आसान था, सीधे सीधे 40 राइट साइड में दिख रहा है, 10 और 30 इधर से, 30 10 40 80, और ये कितना हो गया भाई आपका 93 आपने जोड़ ही लिया। बचा हुआ पार्ट और जोड़ दो। जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट्स का एडिशन आप करना चाहें, आर्ट्स में कितने स्टूडेंट हैं, तो लड़के आपके पास 25 हैं, लड़की आपके पास 47, 40 20 60 और 7 5 12 72। अगर बात करें हम लोग कॉमर्स में कितने स्टूडेंट हैं, लड़के 45 हैं, लड़की आपके पास 40 हैं, तो ये कितना हो गया भाई 85। इन दोनों स्ट्रीम की बात करें 8 7 15, 157 विद्यार्थी हैं। दो स्ट्रीम में 93 है, दो स्ट्रीम में 157 है, दोनों को ऐड करोगे तभी तो टोटल स्टूडेंट निकल के आएंगे। देखो 57 में 3 जोड़ा 160, 160 में 90 जोड़ा 9 6 15 कितना हो गया अभी 250। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है गुणा 100। 50 से कट रहा है, 50 से काटा 5 बार, 50 से काटा 2 बार। आगे फिर सोल्व करना चाहते हो तो इसको जस्ट क्या कर दो, 3 2 6 9 2 18 डिवाइड बाई 5, 5 3 15, 3 बचा 36, 7 5 35 और 2%। ये रिजल्ट आपके पास निकल के आ गया। यहां पर अगर मैं बात करूं इतना एक्चुअल में आपको लिखना था, एग्जाम के अंदर आप सोल्व करते इस सवाल को एटलीस्ट आपको इतना लिखना पड़ता। ये वाले सीधे जोड़ सकते थे, 93 आ गए, 2 सब्जेक्ट का और जोड़ लिया, 153 आ गया, 153 में 157 वर्बली जोड़ते 250, इसकी आप कटिंग करते तो आपका रिजल्ट आ जाता 37.2%। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पर। चलो भाई अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल दिखने में बिल्कुल थोड़ा सा इशू कर सकता है, लैंग्वेज को रीड करो एक बार तो। देखो क्या कहा, टेबल दे रखी है, 6 वर्षों की अवधि में विभिन्न प्रकार की मोटरसाइकिल्स, हजारों में इनकी संख्या है। जैसे इसने लिख रखा है ना 2013, मतलब वर्ष 2013 की बात कर रहा है। फिर ईयर्स की बात तो राइट में हो गई, 2013 14 15 16 17 18 6 साल। मोटरसाइकिल्स मतलब ये इनका नाम है, किसी मोटरसाइकिल का नाम ए है, कोई का बी है, कोई का सी है, कोई का डी है। तो यहां पर क्या कह रहा है, 5 टाइप की मोटरसाइकिल, संख्या क्या हजारों में। इसका वैसे कोई खास यूज होता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सवालों में होता है। जैसे ए के सामने 2003 में क्या लिखा हुआ है 95, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ष 2013 के अंदर बाइक ए, कुछ भी हो सकती है ये, इसका नाम है बाइक ए, जैसे मान लो ये रॉयल एनफील्ड होगी, तो ए की संख्या कितनी है 95, और इसने क्या कहा हजारों में, तो इसका मतलब होता है ये 95,000 है। डीआई में क्या कर लिया जाता है, चीजें जब बहुत लंबी चौड़ी टेबल बनने की संभावना होती है तो अगला कह देता है। जैसे कई बार क्या होता है, संख्या लाखों के अंदर है, संख्या मिलियंस के अंदर है, तो उस केस में अगर सब कुछ लिखेगा तो ये जो टेबल जितनी दूर में बनी हुई है इससे 4 गुना स्पेस और चाहिएगा। तो इसलिए ये जो शब्द हैं यहां पर आपको दिख रहे हैं संख्या हजारों में, तो उस केस में ये पार्ट हटा देते हैं और इसको सीधे ही बता देते हैं कि जो 95 है असल में आप उसे क्या रीड करेंगे 95,000। कहाँ यूज आता है इसका, देखो जब सवाल रेशियो का या परसेंटेज का होगा तब तो इसकी नीड नहीं होगी, लेकिन कोई एकदम एक्चुअल बात पूछ ले कि भाई इस पर्टिकुलर वर्ष के अंदर इस बाइक का और इस पर्टिकुलर वर्ष में इस बाइक का जो प्रोडक्शन है उसका डिफरेंस कितना है, एक्चुअल डिफरेंस, तो उस केस में हमें इन डेटा की नीड होगी। हालांकि ऐसे सवाल आ जाएंगे, आपको तनाव नहीं लेना है जहां पर इनका यूज होता है, देखना जरा। चलो ये टेबल तो आपने देख ली होगी, एक बार समझ लेते हैं फिर से। ईयर दे रखे हैं 2013 से 2018, राइट साइड में ऊपर से नीचे ABCD मतलब 4 बाइक्स है हमारे पास। जैसे आप देखें कि 2017 के नीचे 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यह है कि वर्ष 2017 के अंदर बाइक सी का जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 100,000। 100 को 1000 से करोगे मतलब 1,00,000। एक्चुअल में जब तक आपको एकदम करेक्ट डेटा ना पूछे तब तक कन्वर्ट नहीं करना, सीधे ये मानो 2017 में सी जो बाइक थी वो 100 प्रोड्यूस हुई थी। ऐसे 2016 के नीचे अगर 88 देखें क्या बताता है, तो 88 बताता है कि ईयर 2016 के अंदर बाइक बी का प्रोडक्शन कितना हुआ था। ये है इसकी रीडिंग। ये आसान काम है। सवाल पर आ जाओ, क्या कहा, 2015 के दौरान किस प्रकार की मोटरसाइकिल का उत्पादन वर्ष 2017 में सभी प्रकार की मोटरसाइकिल के कुल उत्पादन का 25% से अधिक है। 2017 में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसका 25% निकालोगे और उससे ज्यादा होना चाहिए। और पूछा क्या, ऐसी कौन सी बाइक है जिसका प्रोडक्शन 2015 में ऐसा हुआ था। सीधे सीधे सवाल लंबा जा रहा है, जो जो बात चल रही है उसको सोल्व करो। 2017 में टोटल प्रोडक्शन कितना है, ऐड करना जरा। 2017 के अंदर ए बाइक्स हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं 80, फिर बी आपकी 96, फिर सी आपकी 100, डी आपकी 104। सबको ऐड करते हैं। देखो 96 है, 104 का 4 उसको दे दो, 100 बन गया, 100 200 300, और फिर ये यहाँ का पर क्या आ गया आपका 80। तो जो टोटल प्रोडक्शन है बाइक्स का वो कितना है, 380। 2017 में सभी प्रकार की बाइक का प्रोडक्शन निकाल लिया, इसका 25% निकालोगे। 25% क्या होता है भाई, 1/4। 4 का इसमें आप भाग देंगे, 9 4 आपका 36, 2 बचा, कितना आ जाएगा 95। और इससे 25% से अधिक, इसका मतलब टोटल संख्या कितनी आई है एक्चुअल में 95, इससे ज्यादा होना चाहिए। पूछा क्या है, 2015 के दौरान किस प्रकार की मोटरसाइकिल का उत्पादन 95 से अधिक था, क्योंकि ये डेटा तो हमने सोल्व कर दिया। 2015 में चले जाओ, बाइक ए का है नहीं, बाइक बी ये तो 89 ही है, बाइक सी ये 95 है। आपको क्या कहा है, 25% से अधिक। 25% कितना है, 95, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो कौन सा होगा भाई, बाइक डी। डी का प्रोडक्शन कितना आ रहा है, ये वाला। तो ऑप्शन आपका करेक्ट क्या है, ऑप्शन डी के अंदर ही डी लिखा हुआ है। एक बात और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक होती है। आपके ऑप्शन मान लो ए बी सी डी इस फॉर्म में चल रहे हैं एग्जाम में, अब वो एग्जामिनर क्या करता है, जैसे यहाँ ए लिख देता है, फिर बी लिख देता है, यहाँ सी लिख देता है, डी लिख देता है। अब आपका आंसर क्या आया है, बाइक डी, और बच्चे ने क्या कर दिया, डी को टारगेट कर दिया, गलत हो जाएगा। आपका जो आंसर आया वो कौन से पार्ट के अंदर लिखा हुआ है, ये भी एक सिली मिस्टेक का पार्ट होता है। कई बच्चे जो ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते, ऐसे पर्टिकुलर सवाल, दो ही टाइप के ऑप्शन बनाए जाते हैं, थोड़ा सा बात को समझना। जैसे एसएससी क्या करता है, ऑप्शन बनाता है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जनरली ये पैटर्न रहता है। अब मान लो किसी क्वेश्चन के आंसर ही इस फॉर्म में आए, जैसे पहले में 2 आ गया, इधर 1 आ गया, ये आपका लिख दिया मैंने 4 और ये 3। किसी सवाल के आंसर इसी टाइप से आए, आपने सवाल को सोल्व किया, आपका आंसर कितना है 3 लिखा हुआ किस में था, चौथे ऑप्शन में। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कई बार जल्दबाजी के अंदर 3 को टिक कर देते हैं। तो इस बात की संभावना रहती है, 2 कॉमन टाइप की एरर होती हैं जो जनरली बच्चा कर देता है। आपके सामने भी भविष्य में इस टाइप की कोई समस्या आए तो हमेशा तुरंत के तुरंत चौकन्ना हो जाना है मार्क करते टाइम। सवाल तो आसान ही है, कोई समस्या नहीं है, सोल्व भी हो गया, डी आया है, अब आपने डी को मार्क कर दिया जबकि डी इसमें लिखा हुआ था, तो ऐसी संभावना बनती है। खैर इसने तो ऑप्शन को आसान तरीके से दे रखा है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। और मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही होगी आप सभी की। जो जो काम बताए हैं आपको, जीएस के लिए भी बताया था क्या करते हुए चलना है, रीजनिंग के लिए भी बताया था। हालांकि बताए हुए उन बातों को 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया होगा, तो आप फॉलो कर रहे होंगे। और अभी भी जो बच्चे नहीं जागे हैं जाग जाओ। देखना क्या कहा, सवाल वही है सेम टू सेम पीछे वाला। 2014 से 2018 तक सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो आपसे क्या पूछा है कि भाई 2014 से कहां तक, 2018 तक जो बाइक्स का प्रोडक्शन हुआ है इसमें कितने % का चेंज हुआ।
बीच के सालों से आपको कुछ नहीं लेना कि 2015 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ। आपसे क्या पूछा है, यहां से यहां तक प्रोडक्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि 2014 में कितना प्रोडक्शन था, 2018 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज में बताना है। 2014 से 18 पूछ रहा है तो 2014 के बेसिस पर बताओगे। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 2015, 16, 17 इसका क्या करें, इसका कुछ नहीं करना, 2 ही सालों का कंपैरिजन पूछ रहा है। तो क्या करें, 2014 में ऐड करना जरा। 2014 में देखोगे तो 84, 87, 89, 00 ये चल रहा है। ऐड कर लें एक एक करके। देखो 4, 7, 11 और 9 आपका 20 आ गया। 8, 8, 16, 8, 3, 24, 24 में 2 जोड़ दिया 26, फिर 2 कैरी, कितना आ गया भाई 360। 2018 की बात कर ले, 18 में आओगे तो 98, 92, 110, 120 ये चल रहा है। देखो 92 का उठा करके 2 98 को दे दो, 100 बन गया। 110 का 10 उठा के ऊपर 92 का 2 जा चुका है, तो ये 100, 100, 100, 300 हो गए, और फिर 120, 420। कई बार ये चीज काम आ जाती है अगर आपकी प्रैक्टिस में है तो। अब आपको परसेंटेज ही तो पूछ रहा है चेंज, तो बेटर क्या है, आप रेशियो ले लो कि यहां पर बाइक्स का प्रोडक्शन कितना हुआ है 36, तो इसमें 42, फिर भी कट रहा है। 6 से कितना हो गया भाई 7, कितने का इंक्रीज हुआ है 1 का, किस पर 6 पर। 2006 में जो टोटल बाइक्स का प्रोडक्शन हुआ है वो 6 है, 2018 में 7 है, 1 का इंक्रीज हुआ है किस पर 6 पर। पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज में देखा था 16 2/3%। एग्जाम में इतना ही करना था, ईयर लिखने की आपको कोई नीड होती नहीं है क्योंकि वैसे भी आप सीधे सीधे इसको डील कर सकते हैं। चलो इसी पर बेस्ड एक सवाल और उठा लेते हैं डीआई पर। अगर अटेम्प्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है। सेम वो का वही डीआई चल रहा है हमारा 1584। देखना वो की वही टेबल है, टेबल को एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। क्या कहा, सवाल पर आ जाते हैं। 2013 और 2016 में सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन की तुलना में 6 साल में ए मोटरसाइकिलों का कुल उत्पादन कितने प्रतिशत कम है। किसके बेसिस पर बता रहा है कि 2013 में और 2016 के अंदर टोटल जितनी भी बाइक्स प्रोड्यूस हुई हैं उसमें क्या ए भी शामिल होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। इसने ये थोड़ी ना कहा है कि इन सालों में ए को छोड़कर जितनी भी बाइक प्रोड्यूस हुई हैं फिर आगे वाली बात ए को लेकर पूछ ले, नहीं इसने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसने कहा 2013 और 2016 में जितनी भी बाइक प्रोड्यूस हुई हैं टोटल काउंट करो, जितने भी साल हैं सब में ए बाइक कितनी प्रोड्यूस हुई है वो कैलकुलेट करो, पहले वाले से दूसरा पार्ट कितने परसेंटेज कम है, मतलब इसके बेसिस पर इसको बताना है। तो सबसे पहला काम क्या है, जो टोटल वाली बात आपसे पूछी है वो काउंट करो। कौन से साल की बात है भाई, 2013 और 2016, 2 ही साल दे रखे हैं। 2013 और 2016 में काउंट करोगे, देखना जरा 13 में अगर आप काउंट करते हो ए 95 है, फिर 98, 104, 103 ये आपका पार्ट चल रहा है। ऐड करोगे तो देखना 5, 8, 13, 13, 4, 17 और 3, 20 ये तो 0 आ गया। 9, 9, 18 और 2, 20 फिर 0 आ गया। फिर 1 और ये आपका यहाँ पर एडिशन हो जाएगा 2, तो टोटल मिलाकर के कितने बन गए भी, ये वाले 2013 में तो हमने निकाल लिए 400 बाइक आ गई। 2016 में आप कैलकुलेट करोगे 89, 88, 92, 95 सबको ऐड करो। 9, 8, 17, 17 में 2 जोड़ा 19 और 5 आपका 24 ऐड कर लेते हैं। 5, 2, 7, 8, 7, 15, 9, 24 ठीक है। 8, 8, 16, 2, 18, 18 में 18 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 36। ये दोनों आपने ऐड किए तो यहां से इन दोनों सालों में कितना आ जाएगा, टोटल बाइक प्रोड्यूस हुई है 764। सारे के सारे जो साल हैं उनमें ए बाइक का जो टोटल प्रोडक्शन है उसको चेक कर लेते हैं। ए का 2013 में 95, फिर 84, 85, 89, 80, 98 सबको ऐड करना है। पहले तो यूनिट डिजिट पर जो कुछ है उसको ऐड कर देते हैं, ये तो सीधा ही ऐड हो जाता है। 5, 4, 9, 5, 14, 14 में 9 जोड़ा 23, 23 में 8 जोड़ा तो कितना आ गया आपके पास 31, कैरी 3, 9 और 3 12, 12, 8 20, 8 28, 28 में 8 जोड़ा 36, 36 में 8 जोड़ा 44,
44 में 9 जोड़ दिया आपने, कितना आ गया 53। ये बाइक ये प्रोड्यूस हुई है। इसके कंपैरिजन में ये कितना कम है, तो कमी को देखना जरा, डिफरेंस लोगे तो कितने की कमी है, 531 घटाओगे, 4 में से 1 चला गया 3, 6 में से 6 चला गया 3, और ये आपके पास कितना आया 2, और अपोन में टोटल कितनी प्रोड्यूस हुई है 764, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। अब यहाँ पर कटिंग करते हैं, देखो एक बार तो गुणा करके, 3 से भी नहीं जा रहा, 3 3 6 7 8, और 3 2 5 3 8, और ऑप्शंस भी अपने क्या चल रहे हैं 32.2, 32.8, 31.6, 30.5। कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं किया, 3 3 6 2 8, और यहाँ से चलो कट नहीं रहा है, चलो 4 से इसको तो काट ही सकते हैं, 25 आ गया। 4 से अगर हम इसको काटें तो 1 बार, 3 9 बार और 1 बार, 191 हो गया। 3 से ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। 191 को अगर हम लोग यहाँ से काटना स्टार्ट कर दें ये भी बात नहीं बन रही है। 13 11 से भी नहीं कट रहा है, 2 और 9 डिफरेंस नहीं मैच हो रहा। 7 से काटेंगे तो 7 2 14 और 5 नहीं, 7 7 49, नहीं बनी भाई बात। चलो एक बार कुछ कटिंग नहीं समझ में आ रही है, मैं ऐसा करता हूँ, 233 को 100 से गुणा किया, ये आ गया। अब डिवीज़न कर देते हैं 764 का। 764 का इसमें तो जा नहीं रहा, इसमें जाएगा कितनी बार, 3 बार चला गया। 4 गुणा 3 आपका 12, 6 3 18 और एक आपका 19, 7 3 21 और एक 22, 2292, 8 आ गया, 9 1 10 हो गया, तो ये 3 आ गया, 38 बच गया आपके पास, 38 ही बचेगा ना, ये 2330। हाँ, एक उतार लिया हमने, 0 भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा दिया, फिर एक 0 उतार लिया। ये लगभग 750 है, 700 होता तो 5 बार 8 6 48, लगभग 5 के आसपास आ रहा है, और पॉइंट्स के अंदर है ना 30.5 एक ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, मुझे वो इतना छोटा हो गया दिख नहीं रहा है, तो ये लगभग 5 बार डिवीजन चला गया। ठीक है भाई, कटिंग नहीं हो रही है तो थोड़ा सा सवाल हमारा कैलकुलेटिव चला गया, तो कोई बात नहीं भाई, वो सोल्व करना ही पड़ेगा, कोई समाधान है नहीं ऐसा। कटिंग हो जाती, कोई नंबर ऐसा पता चल जाता है कि जैसे कोई 17 से कट रहा हो और किसी नंबर से कट रहा हो, 2 से भी नहीं कट रहा, 3 से, क्योंकि डिविजिबिलिटी आपको वैसे ही समझा रखी है, 2 से कट नहीं रहा तो 2 के किसी भी मल्टीपल से नहीं कटेगा सीधे सीधे। तो फिर आपके देखोगे किससे, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, फिर अपने पास प्राइम नंबर बचते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, एकदम जनरल अप्रोच से इसको सोल्व कर डालो। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सेम टू सेम ECDI का पार्ट है। देखना जरा, 1585, सेम टू सेम वो का वही सवाल है। चेक क्या करना है, 2016 और 2018 में निर्मित टाइप बी मोटरसाइकिलों की कुल संख्या का 2013, 15 और 16 में निर्मित टाइप डी मोटरसाइकिलों की कुल संख्या से अनुपात। देखो, बी की बात कर रहा है एक तो, और एक किसकी बात कर रहा है, डी की। बी के लिए कौन से साल बताए इसने, बी के लिए इसने बताया कि 2016 में और 2018 में कितना प्रोडक्शन हुआ है। पहले चले जाओ बी में, 2016 और 2018। 2016 में बी का प्रोडक्शन 88, 18 में 92, 92 का 2 इधर दे दो, कितना बन गया 90, और 90 180। तो ये तो आसान है, वर्बली काउंट कर लिया। अब देखना क्या कहा वर्ष 2013, 2015 और 2016, इन 3 सालों में डी का प्रोडक्शन। डी पर आ गए, सबसे नीचे है 2013 में कितना 103, 2015 में कितना 102, 2016 के अंदर कितना है 95। अब देखो 2013, 2015, 2016, 2013 का 3, 2015 का 2, 5, 2016 में चला जाएगा 95, 5 जोड़ा 100, तो तीनों क्या बन गए 100, 100, 100। तो एग्जाम में बी और डी भी नहीं लिखना था, ऊपर वाला सारा का सारा काम आपका अनवांटेड है, बस ये जस्ट आपको लिख करके बताया है। कैलकुलेशन आसान है, जैसे पिछली जगहों पर कैलकुलेशन ऐसी नहीं थी कि 6 के 6 को एक साथ ही ऐड कर दें, तो उस केस में हम लोग लिख भी रहे थे अलग अलग। यहाँ पर नीड नहीं है, वर्बली सोल्व हो रहा है। ये इससे कट के 6 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से अपना जो रिजल्ट मेंटेन हुआ है वो कितना हो गया 3:5।
तो ऑप्शन सी अपना ये आ गया करेक्ट। चलो भाई DI को चेंज करते हैं। देखना जरा, लैंग्वेज को रीड करना। सवाल नंबर 1586। वन 586। देखो क्या कहा, द हाइट्स ऑफ सम गर्ल्स इन अ स्कूल वर नोटेड एंड द डेटा ऑब्टेन्ड आर एज शोन इन द टेबल। किसी स्कूल के अंदर लड़कियों की संख्या लड़कियों की जो हाइट है और उनकी संख्या को मेजर करके एक टेबल बनाई है। सबसे पहले इसने बताया हाइट, ऊंचाई उनकी किसमें, सेंटीमीटर में। राइट साइड में क्या लिखा है, 125 130। इसका मतलब क्या है, 125 से लेकर 130 सेंटीमीटर ऊंचाई की लड़कियां। फिर 130 से 135, 135 से 40, इस हिसाब से हो गया। नंबर ऑफ गर्ल्स 12, 16, 20, 29, 15, 8। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर 15 क्या बता, तो आप कहेंगे ऐसी लड़कियाँ जिनकी ऊंचाई 145 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक है, उनकी संख्या कितनी है, 15। ठीक है, ये इसकी रीडिंग हो गई। क्या कहा, कितनी लड़कियों की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर या उससे अधिक है लेकिन 150 से कम है। तो देखो कौन कौन शामिल होगा, 135 से 140 तक। आपसे क्या कह रहे हैं, ऊंचाई 135 सेंटीमीटर, मतलब इसके इक्वल हो सकती है या इससे बड़ी होगी, लेकिन 150 सेंटीमीटर से इनकी कम होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, किसी लड़की की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर है एग्जैक्ट, तो यहां बताना मुझे ये जो 16 लड़कियां दे रखी हैं इसमें शामिल है वो लड़की, या जो आपको 20 लड़कियां दे रखी हैं इसमें शामिल है। देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 12, 16 और 20। किसी लड़की की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर है, वो कौन से ग्रुप में है, जिसमें 16 लड़कियां हैं उसमें है या फिर 20 लड़कियां हैं, क्योंकि 130 से 135 तक भी है और अगले में 135 से 140 है। तो जिस लड़की की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर है वो किस में काउंट करोगे, 130 से 135 वाले में या 135 से 140 में। तो स्टेटिस्टिक्स में आपको मैंने ये बात बताई थी कि हमेशा वो किस में काउंट होती है, जिसमें लोअर आपकी लिमिट उतनी दे रखी है। जैसे किसी लड़की की हाइट 140 सेंटीमीटर है एग्जैक्ट, तो इन लड़कियों में से वो कौन से ग्रुप में है, तो आप कहोगे कि 140 सेंटीमीटर लोअर लिमिट किसकी है, 140 से 45। ये छोटी जो लिमिट है ये लोअर लिमिट है इस ग्रुप की, 140 इसकी अपर लिमिट है। तो अगर किसी लड़की की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर वो कौन से ग्रुप में है, तो जिसमें लोअर लिमिट 140 है, क्योंकि 141, 142, 143, 144 इनके लिए कंफ्यूजन है नहीं है। मैं कहूं एक लड़की की ऊंचाई 127 सेंटीमीटर है, कौन से ग्रुप में, आप तुरंत कहोगे कि 125 से 130 के बीच पड़ता है, मतलब जो लड़कियां 12 है उनमें है वो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन किस में होता है, एग्जैक्ट दे दे कि एक लड़की की ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है, वो कौन से ग्रुप में है, 15 लड़कियों वाले में या 29 वाले में, तो आप कहेंगे 145। हालांकि दो जगह पर मैच हो रहा है, 140 से 145, 145 से 150, लेकिन काउंट किस में होगा, जिसमें लोअर लिमिट 145 है। तो ये बात स्टेटिस्टिक्स में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, इंपॉर्टेंट पार्ट है, सवाल आ जाता उससे भी, और वो एक तरीके से आपका लीड में ही चला जाता है, क्योंकि कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो सांख्यिकी को पढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये बात आ गई समझ। तो 135 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा लेकिन 150 से कम कौन कौन शामिल होगा, 135 से 140, 140 से 145 भी, 145 से 150, 150 से 155 शामिल करोगे क्या, नहीं करोगे। क्यों, अगर किसी लड़की की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है वो किस में आएगी, इसमें नहीं आएगी, इसकी तो अपर लिमिट 150 है, इसकी लोअर लिमिट 150 है, तो लोअर वाले में जाएगी। बाकी के लिए कंफ्यूजन ही नहीं होता, जो लिमिट का एंड पॉइंट होता है या स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंफ्यूजन होता है। और वैसे भी उसने ये कह रखा है 150 से कम, तो आपके पास ये तीन ही बचते हैं, इन तीनों को ऐड कर दो। एग्जाम में क्या करना था, 135 से 40, 40 से 45, 45 से 50, तो ऐड करते 20, 29, 15, ये वाला 29 को 1 दे दो, इधर से 15 से लेकर के 30 बन जाएगा, 30, 20, 50 और 14 कितना हो गया 64। तो ये सवाल ऐसा था
आप इसे चाहते तो वर्बली कर सकते थे। सवाल के थोड़ा सा स्टार लगा लेना। एग्जामिनर क्या होता है, देखो थोड़ा सा एग्जामिनर अगर कलाकार हो तो यहीं पर एक ऑप्शन और बना दे, वो आपको 72 दे दे कि बच्चा अगर 64 तो निकाल ली, उसमें 8 में भी अगर ऐड कर दे कि 150 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है उसको भी अगर ऐड करना चाहे तो वो क्या करेगा, 64 में 8 और ऐड कर देगा, एरर हो सकती है। बाकी अगर आपने पढ़ रखा है, एक बार बात आपकी समझ आ गई तो गलत होने का तो चांसेस है ही नहीं कोई। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा, थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको मैं। ये जो रेंज वाले सवाल हैं बस एक बार आपको देखने होते हैं और कौन सा डेटा कहां फंसता है। हालांकि इतने ट्रिकी सवाल नहीं पूछते कि उनको टेबल को रीड करने में ही किसी बच्चे को समस्या आ जाए। स्पेशली रेलवे और एसएससी में ऐसा नहीं होता है। बैंकिंग में मिसिंग डीआई का जो सेक्शन है, कैसलेट वाला जो पार्ट है, इस टाइप का होता है, वहां पर थोड़ी समस्या आती है, वहां वो गेम खेल जाते हैं। टेबल दे रखी है, 45 कुशल श्रमिकों को दिखाता है, स्किल्ड वर्कर है 45 आपके पास, उनकी डेली अर्निंग, दैनिक मजदूरी या डेली वेजेस को रिप्रेजेंट करती है। अर्निंग बताइए इसने, देखो रुपए में, फिर से रेंज है 700 से 800 रुपए कमाने वाले मजदूर, नीचे दे रखा 4 किसके सामने है, नंबर ऑफ वर्कर्स कि कुल मजदूरों की संख्या कितनी है। ऐसे ही 800 से 900 रुपए कमाने वाले 15 मजदूर हैं, 900 से 1000 रुपए कमाने वाले 10 हैं, 1200 से 1300 तक ये मामला चला गया। अब मैं आपसे कहूं कि एक मजदूर 1100 रुपए कमाता है तो वो कौन से ग्रुप में शामिल है, 1000 से 1100 वालों में या 1100 से 1200 में। तो आप कहेंगे एग्जैक्ट अगर 1100 रुपए कमाता है तो 1100 से 1200, जिसकी लोअर लिमिट 1100 है, उस ग्रुप में है। मतलब वो 4 लोग जो हैं आपके सामने, कौन से वाले, 1100 से 1200, उनमें वो शामिल है। अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ रखा है, जो मैंने आपको 2 सेशन में पढ़ाया था, ये कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो आपने देखा था, एक तो डेटा था बिना ग्रुप का, उसकी तो मीडियन निकालना नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि मीडियन क्या था आपका, पोजिशनल एवरेज था। और जहां आपको टेबल की फॉर्म में, मतलब डेटा को ग्रुप करके दे रखा था, वहां बार बार हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि ये लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, इसमें काउंट करेंगे, यहां से उठाएंगे। वो पार्ट देख रखा है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हालांकि इस लेवल के सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूं। भविष्य में हो सकता है कि अगर एग्जामिनर का कोई दिमाग काम कर जाए तो वो बैंकिंग से उठा करके कोई उसी कॉन्सेप्ट पर सवाल आपसे पूछ ले, ठीक है भाई। एक दिन में कितने कर्मचारी 1100 रुपए से कम कमाते हैं। कहां तक जाना आपको, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000, 1000 से 1100। ये मजदूर है। 1100 से 1200 की रेंज, ये तो ज्यादा कमा रहे हैं, 1200, 1300, ये भी ज्यादा हो गए। सबको ऐड करोगे तो कितने हैं आपके पास, 4 मजदूर 700 से 800, 15 मजदूर 800 से 900, 10 मजदूर 900 से 1000 और 10 मजदूर आपके 1000 से 1100। ये आपको ऐड करने थे, वर्बली कर सकते हो ना, 10 10 20 15 4 19 20 19 आपका 39। ये आपका हो गया, यहां से रिजल्ट ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। हालांकि जो मैं टिपिकल आपके सामने बात कर रहा हूं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, उसकी नीड नहीं पड़ रही है हमें, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऐसी भी एक संभावना होती है। देखना जरा अगले सवाल को, ये फिर से उसी डीआई का पार्ट है। पीछे जो हमने 2 सवाल कर लिए हैं इस पैटर्न के ऊपर, एक साथ नहीं इन्वॉल्व किया मैंने, इनको अलग अलग कर रखा है। इसको पढ़ चुके थे हम लोग। इस टेबल का मतलब इसने क्या कहा कि छात्राओं का प्रतिशत कितना है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल, ये 4 स्ट्रीम है उस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर। बॉयज़ गर्ल्स की जो संख्या है वो आपको अलग अलग रिप्रेजेंट कर रखी है। आपसे पूछ रहा है कि गर्ल्स कितने परसेंटेज है, तो आप ऊपर क्या लिखाओगे कि गर्ल्स कितनी है और टोटल स्टूडेंट कितने हैं। ये 2 चीज़ें काउंट करनी है। गर्ल्स को काउंट करना है, साइंस में 18, आर्ट्स में 45, फिर कॉमर्स में 42, फिर वोकेशनल में 30। ऐड करें आर्ट्स और कॉमर्स की, सॉरी साइंस और कॉमर्स की गर्ल्स को जोड़ोगे 18 42 कितना आ गया 60। 60 में जोड़ दिया आपने वोकेशनल 30, 90 हो गया। 90 में आर्ट्स वाले और जोड़ दोगे, 90 में 45 जोड़ा, कितने आ गए 135। लड़कियों की संख्या कितनी है भाई 135। लड़कियां काउंट कर ली, लड़कों को कर लो फिर आपस में जोड़ दो। लड़कों की संख्या देखना जरा, 32 और 28 60 हो गया साइंस और आर्ट्स के। कॉमर्स और वोकेशनल 40 10 50 और 65।
65 और 60 आपका कितना हो गया 125। तो लड़कों की जो संख्या है वो कितनी आ गई आपके पास 125, लड़कियां 135, 100 200 35 और ये आपका 25 कितना आ गया आपके पास, एक मिनट कंफ्यूजन तो नहीं है, 260 ही बन रहा है ना, 125 और 135 260। प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, ये इससे काट दिया। अच्छा रिजल्ट एग्जैक्ट आ रहा है छात्राओं का प्रतिशत, ओके कोई समस्या नहीं है। देखो 5 बार सीधे सीधे यहां से कट गया, 26 गुणा 5, 26 गुणा 5 तो 130 होगा ना, क्या समस्या की है भाई। काउंट करें, गर्ल्स की बात करें, 18 45 42, 18 42 जोड़ दिया हमने तो आ गया 60, 45 और 30 हमने जोड़ा 75 और 60 और 75 135। गर्ल्स में तो कोई समस्या नहीं है, बॉयज़ को एक बार देख लेते हैं। 30 20 50 10 60 तो ये आ गए साइंस और आर्ट्स वाले, 60 में कॉमर्स वाले जोड़ोगे तो 40 हो गए, 102 में 13 और जोड़ना है अपने को तो ये कितने आ गए 115, 115 ऐड करोगे 135 में तो कितना आ जाएगा 250, 50 से काटा 2 बार 5 बार, इसको हटा दो, इसको इससे काटोगे तो 5 से काटा आपने 2 बार 7, 27 गुणा 2 54%, ऑप्शन क्या आ गया डी। ठीक है भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, टोटल ऐड कर दिया। एग्जाम में क्या होता है डीआई के सवाल एक साथ ही पूछ लेता है 3-4, तो जो आपने पहले जैसे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट तो इन चीज़ों को कर लिया था, वही चीज़ें आपकी तुरंत के तुरंत काम आना स्टार्ट कर देती हैं। चलो भाई अगला सवाल अपना 1589 नंबर का, लैंग्वेज को रीड करो, एक बार के लिए कोशिश किया करें, देख रहे हैं तो सीधे सीधे तुरंत ही उसको रीड कर लें, एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। टेबल दे रखी है, आंकड़े दे रखे हैं आपको, कुछ डेटा गिवन है, 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। अब इस बात को समझते हैं, टेबल में क्या है, स्कोर दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस हिसाब से 35 से 40, मतलब कोई टेस्ट लिया होगा 40 नंबर का होगा 50 का होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। 0 से लेकर 5 तक की रेंज में नंबर लाने वाले स्टूडेंट है 13, 5 से 10 की रेंज में नंबर लाने वाले स्टूडेंट है 15, 10 से 15 वाले 18, तो पता चल गया। अब आपसे क्या कह रहा है 20 या उससे ज्यादा अंक, तो 20 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले कौन से स्टूडेंट हैं, 20 से लेकर के जो 40 तक की रेंज में आ रहे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट क्या हैं 20 से ज्यादा। कौन कौन आएंगे, 20 से 25 की रेंज, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, तो इन सबको ऐड करोगे। देखो 20 से 25 14, 19 6 और 3 ऐड किया, 14 एंड 6 क्या हो गया अपना 20, 19 और 3 22, 22 और 20 आपका कितना 42, 42 स्टूडेंट्स। ये एडिशन की थोड़ी सी आप मॉक टेस्ट देते टाइम आदत डालें, डेटा मुश्किल है, लिख करके करना पड़ेगा, कोई समस्या नहीं है। अगर डेटा आसान आपको लगता आप ऐड कर सकते हैं, छोटे मोटे नंबर सीधे ऐड करें। तो टोटल ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 20 से ज्यादा नंबर गेन किए हैं कितने हमारे पास 42, कितने परसेंट है, तो इसके लिए टोटल स्टूडेंट काउंट करो। तो देखो 20 से आगे तक तो हमने काउंट कर दिए, पीछे वाले ऐड कर देते हैं। 18 और 12 की बात करें, 18 और 12 अपने कितने हो गए भाई 30, 30 में आपने जोड़ा 15, 45, 45 में जोड़ा आपने 13, 58, 58 में 42 जोड़ा कितने आ गए 100, टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने 100, 100 विद्यार्थियों में से 42 के इतने नंबर हैं, तो ये सीधे सीधे ही 42% हो गए। 100 के बेसिस पर चल रहा है, कन्वर्ट इजी वे में हो जाता है। तो आई वो बात आपको समझ आ गई होगी। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 1590, रीड करो जल्दी से। देखो नीचे टेबल है, उसमें क्या कह रहा है 40 से 60 वर्ष की आयु के कितने रोगी थे। तो इसका मतलब यहां पर देखो एज दे रखी है आपको ईयर्स में, वर्षों में आयु। लेस देन 10 मतलब 10 साल से कम के, लेस देन 20 20 साल से कम के, लेस देन 30 30 साल से कम के लोग। इंपॉर्टेंट बात ये है दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। अगर ये ऐसे कहता 0 से 10 बनाता, 10 से 20 बनाता, 20 से 30 बनाता, ये भी हो सकता था।
और इसने किस वेब के अंदर बनाया, लेस देन लेस देन लेस देन। अगर मैं ऐसी टेबल बनाना चाहूं तो कैसे बनेगी? पहले तो सवाल देख लो कि सच में नीड है क्या। 40 से 60 वर्ष की आयु के कितने रोगी थे? 60 साल से कम के कितने रोगी हैं? 45। 60 साल से नीचे जितने भी रोगी हैं उनकी संख्या 45 है, चाहे वो 5 साल का है, 2 का है, 3 का है, 10 का है, 15 का है, 30 का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 45 लोग हैं ऐसे। और 60 साल से कम हो गए। 40 साल से कम के कितने लोग हैं आपके पास? 29। और आपसे पूछ क्या रहा है? 40 से 60, तो इसका और इसका अंतर कितना आ गया अभी? 16 लोग ऐसे होंगे। क्लियर है? तो यहां पर असल में इस टेबल की नीड नहीं। अगर ये बनानी होती तो आप क्या करते? लेस देन 10 ईयर, 10 साल से कम के कितने लोग हैं? 11। तो 0 से 10 तक 11 लोग हो गए। फिर क्या कह रहा है कि भाई लेस देन 20, 20 साल से कम तक लोग कितने हैं? टोटल 15। तो 10 से 11 तो ये हो ही गए, तो यहां कितना आता? 4। ऐसे ही बनती है। 20 से 30 का अगर आपसे कहता तो देखो 30 साल से कम आपके पास 22 लोग हैं, जबकि 15 तो ये हो ही चुके हैं। तो यहां 20 से 30 की रेंज में लोग कितने आते? 7। इसकी नीड नहीं होती है, लेकिन वही है कि कोई डीआई का सवाल आए, पहली बार कोई आप चीज देख रहे हैं तो उसको कोई रटने की कोशिश ना करे, उसको एक बार अंडरस्टैंड कर ले। इतनी वाइड डायरेक्शन होती है चीज़ों को पूछने की। अगर आप एक बार गो थ्रू कर चुके हैं तो एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगी कि भाई इसने लेस देन के अंदर बनाई, इससे क्या फर्क पड़ गया, और अगर इसे हम लोग इस फॉर्म में बनाते तो कैसे बनाते। तो एक बार आपको बस ये कॉन्सेप्ट दूर करना होता है। इसमें ना कुछ रटना है ना कुछ और ध्यान रखना है। एग्जाम में जब भी कभी आएगा, हो सकता है एक बच्चा तो इस चीज़ को रीड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि यार ये क्या बवाल दे दिया उसने, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, इस टाइप का। और एक आपने बात को समझा, अच्छा 60 से कम कितने हैं? 45 लोग। 40 से कम कितने? 29। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उस पर्टिकुलर रेंज की बात कर रहा है। 16 आ गया, खत्म सवाल सीधे सीधे। मतलब इस सवाल में इतना ही था कि कंफ्यूजन होने के चांसेस थे। देखना भाई एक सवाल और आपके सामने, इससे ज़्यादा तो जूम हो नहीं पाएगा, चलो प्रयास करो फिर भी समझने का। 1591 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1591। देखो क्या कहा है, द गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय 4 कंपनीज ए, बी, सी एंड डी ओवर द ईयर्स। कि सालों के अंदर, कुछ साल हैं पर्टिकुलर, उनके अंदर कंपनी है 4 आपके पास, ए, बी, सी और डी। इन्होंने इंजीनियर्स को रिक्रूट किया है, उनकी संख्या दे रखी है। स्टडी द टेबल केयरफुली, ध्यान से टेबल को पढ़ना है। आंसर द क्वेश्चंस ऑफ दैट फॉलोज, दिए गए सवालों का जवाब देना है। टेबल पढ़ लोगे। कंपनियां ए, बी, सी, डी 2014 से लेकर 2019 का वर्ष है। जैसे सी के नीचे 93 लिखा, इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कि वर्ष 2015 में कंपनी सी ने रिक्रूट कितने लोगों को किया था? 93 को। ऐसे ही अगर आप देखें 2018 के सामने 125 लिखा है, देखो इसका मतलब क्या है? 125 2018 के सामने है और डी के नीचे है। तो आप कहेंगे कि कंपनी डी ने वर्ष 2018 के अंदर 125 इंजीनियर्स को रिक्रूट किया था। ये इसकी रीडिंग है। रीडिंग ऐसी होती है, एक टाइम के बाद आपको पता चलेगा। इनको रीड वीड भी नहीं करना पड़ता है, सीधे सवाल को देखो। हाँ, अगर कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो बिल्कुल हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज रीड भी करने की नौबत नहीं आती। सीधे सीधे सवाल पर आते हैं। कंपनी ए और बी द्वारा 2015 और 2018 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या का कंपनी सी और डी द्वारा 2014 और 2018 में भर्ती किए गए इंजीनियरों की कुल संख्या से अनुपात। क्या करोगे? कंपनी ए और बी ने 2015 और 18 में जितने इंजीनियर रिक्रूट किए, किस किस की बात कर लें? कंपनी ए और बी की, और इसी के साथ कंपनी सी और डी के। कंपनी ए और बी ने 2015 में रिक्रूट किए हैं 132 प्लस 118, 18 में 32 जोड़ा 50 हो गया, तो 150 और 100, 250 इंजीनियर रिक्रूट किए इन्होंने वर्ष 2015 में। 2018 में देखना 148 ए ने और 112 बी ने, 12 इसको दे दोगे 48 को तो ये 160, और 100 आप इसमें ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 260। इतने इंजीनियर रिक्रूट कर दिए कुल मिलाकर के। सी और डी ने 2014 और 2018 में
सी और डी के 2014 में 85 प्लस 105 कितने इंजीनियर्स रिक्रूट हुए हैं? 95, सॉरी 190। 2018 में कितने रिक्रूट हुए हैं? 105 प्लस 125, 100 200 और 230। या तो पूरे को ऐड कर दो, या आपको दिख रहा है सारों के अंदर ही जीरो कॉमन है, तो जीरो को तो खत्म करो। 25 और 26 आपका हो गया 51, 19 और ये 20 10 30 और ये हो गया 42। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? या फिर किससे कट रहा है? 3 से। 3 से काटोगे 17 और यहां पर 14। ये आपका रिजल्ट आ गया। ऑप्शन मेरे को करेक्ट नहीं दिख रहे हैं, तो हाँ ऑप्शन ए, कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए। ऑप्शन ए करेक्ट है। एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है इस सवाल में। जैसे इसने ये कहा कि कंपनियों ए और बी द्वारा 2015 और 2018 में भर्ती किए गए इंजीनियर्स की कुल संख्या। कुछ बच्चे हो सकते हैं ये समझ लें कि ए ने 2015 में रिक्रूट किए और बी ने 2018 में जो रिक्रूट किए वो बताने हैं। ऐसा नहीं पूछा इसने कि ए और बी ने 2015 में और ए और बी ने 2018 में। अंडरस्टैंड कर लेता है बच्चा। तो ऐसी लैंग्वेज का मतलब ये तो कतई नहीं निकलता। वो अगर लैंग्वेज होगी तो क्या पूछता कि कंपनी ए द्वारा वर्ष 2015 में और कंपनी बी द्वारा वर्ष 2018 में भर्ती किए गए इंजीनियर्स का कंपनी सी द्वारा वर्ष 2014 में और कंपनी डी द्वारा वर्ष 2018 में रिक्रूट किए गए इंजीनियर्स के साथ रेशियो बताओ, तो वहां वो लैंग्वेज होगी। तो इस सवाल में और तो कोई दम वाली बात है नहीं, कैलकुलेशन पर नाम पर कुछ है नहीं, सीधे सीधे लिख लिया। एक बस कंफ्यूजन हो सकता है, कहीं आप इसको ऐसे ना समझ लें कि ए ने 2015 में और बी ने 2018 में जो रिक्रूट किए थे उनका एडिशन करना है। नहीं, वो लैंग्वेज कैसी होगी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्या कहा? 1592 नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 1592। देखो, निम्नलिखित तालिका 4 वर्ष 2016 से 2019 के दौरान देश के आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रुपए करोड़ों के अंदर है। जैसे 2016 में आयात 125, इसका मतलब क्या है? 125 करोड़। इसकी नीड होती नहीं, एक्चुअल डेटा पूछता ही नहीं है वैसे। चलो रीड करते हैं। वर्ष 2016, 17, 18 और 19 आयात इंपोर्ट जो है वो 125, 145, 165, 188 करोड़। एक्सपोर्ट कितने का भाई? 130, 150, 175, 200। क्या पूछ रहा है? औसत व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस रुपए करोड़ में कितना है? देखो, ये जो ट्रेड बैलेंस होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रेड बैलेंस अच्छा कब माना जाता है? ट्रेड बैलेंस अच्छा तब माना जाता है कि कोई भी देश है वो एक्सपोर्ट ज्यादा करे, ज्यादा रुपए का, और इंपोर्ट कम रुपए का करे। इसलिए क्या, देश के पास सरप्लस हो जाता है बाहर का पैसा, तो उसकी करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये एक सीधी सटीक लैंग्वेज है। बाकी इकोनॉमिक्स में और जाके देखोगे और जितनी गहराई में पहुंचोगे और बहुत सारी चीजें मिलेंगे। ठीक है, चलो भाई यहां पर इसने क्या कहा? ट्रेड बैलेंस की बात करें तो ट्रेड बैलेंस असल में देखा जाए तो क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इनका डिफरेंस, असल में इनका डिफरेंस होता है। डिफरेंस भी कैसे निकालोगे? बड़े में से छोटे को घटाना है। तो एक बात बताओ, टोटल इंपोर्ट कितने का है और टोटल एक्सपोर्ट कितने का है? कैलकुलेट करें। इंपोर्ट के सामने चारों सालों का एडिशन करोगे, ऐड कर दो भाई। 5 5 10, 5 3 15 और 8 आपका कितना हो गया? 23। फिर इसके बाद क्या कहा इसने? 23, 2 कैरी आ गई, 2 2 4 4 8, 8 6 14, 14 में 8 जोड़ा 22, फिर 2 कैरी, 1 2 3 4, 4 2 6, 623 का तो हो गया इंपोर्ट। एक्सपोर्ट की बात करें 130, 150, 175, सबको ऐड करना है तो 0 0 0, यहां पर आ गया आपके पास 5, 3 5 8 7 आपका 15, 1 कैरी, 2 3 2 5 और 1 आपका 6, 655 और 623 औसत पूछा है। मतलब 4 सालों में इतने का इंपोर्ट किया, इतने का एक्सपोर्ट किया, इन दोनों का जो डिफरेंस था वो कितना था? डिफरेंस ले लो भाई, ये ज्यादा इसमें से कम को लेस कर दिया, यहां से 2 आ गया, यहां से 3 आ गया, 32, और साल कितने हैं? 4।
तो एवरेज ट्रेड जो आपका बैलेंस है वो कितना है, 8 करोड़ का। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंपोर्ट ज्यादा है या एक्सपोर्ट ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ना करके आप इस सवाल को चाहें तो आप एक अपने हिसाब से एक एक पार्ट को भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे पहले साल के अंदर एक्सपोर्ट कितने का ज्यादा हुआ, 2016 में 5 का ज्यादा, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा रहे हैं। अगले साल देखो अगेन एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटाओगे तो डिफरेंस कितने का, 5 का। 175 में से 165 घटाया, 10 का डिफरेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। 200 में से 88 को लेस किया तो 12 का डिफरेंस। सारे डिफरेंस पॉजिटिव आ गए। कहीं अगर ऐसा होता जैसे 2017 में मान लो ये चीज उल्टी दी होती, 150 इंपोर्ट होता है, 145 से एक्सपोर्ट होता, हम कर क्या रहे हैं, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटा रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाता, -5। चारों साल का एवरेज पूछा है, डिवीजन कर दो भाई 4 का। 10 10 20 32 में 4 का डिवीजन किया 8। तो एग्जाम में अगर आपको ये बात ध्यान रहे तो प्रीफर कर सकते हैं, ध्यान नहीं रहे तो कोई समस्या नहीं है, एडिशन हो रहा है अपना धूमधाम से। चलो भाई, ये आज का हमारा सेशन डे 82 या लेक्चर नंबर 82 कंप्लीट हो चुका है। 1592 हमने सवाल कर लिए हैं। मेरे ख्याल से 19 साढ़े 19 सवाल हर क्लास का एवरेज आ रहा है, जिनको हमने एक सीक्वेंस से नाम दिया। कुछ सवाल ऐसे भी हैं जहाँ पर सीधे सीधे हमने डील किए, क्वेश्चन नंबर बिना डाले। मोटा मोटी इतने सवाल हो गए। अब अपने पास 3 दिन तो हम लोग DI को डिस्कस करेंगे, तो क्लास नंबर 83, 84 एंड 85। बची हुई 5 क्लासेज में जो आपको PDF दी थी उसमें चैप्टर क्या था, STD, उसका मतलब है स्पीड टाइम डिस्टेंस। 5 दिन वो हमें डिस्कस करना है। इसके बाद आप कमेंट जरूर करना। मेरा तो कुछ प्लान ऐसा सा था कि हम लोग एक बार के लिए क्या करें, 2 से 3 या 2 चैप्टर को भी एक बार उठाएं। जैसे हमने इतने दिनों के अंदर मान लेते हैं छोटे मोटे मिलाकर के 20 चैप्टर देख लिए। ठीक है, अब देखो मुद्दे की बात यह है, जो थ्योरी मुझे पढ़ानी थी वो मैंने आपको पढ़ा दी, कि मेरी ये समझ कहती है कि रेलवे के अंदर इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। पास्ट ईयर में ऐसे सवाल पूछे गए हैं। जहां जहां मुझे लगा है कि SSC के सवालों की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए वहां भी लिया है। इवन दो CGL मेंस से भी सवाल उठाए हैं। बाकायदा आपको बताया था कि जैसे इस साल के अंदर CGL मेंस में अच्छे सवाल पूछे गए थे। करने में क्या जाता है, कर तो लो ही भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेशन 5 मिनट और लंबा खिंच जाता है, 10 मिनट 15 मिनट डेली बेसिस पर, पता नहीं चलता। अब जो बच्चा पहले दिन से कर रहा है उसने तो बड़ा ही काम कर लिया, 82 क्लासेस कर दी। अब कोई अचानक जागा है, ओहो 82 क्लासेस कैसे करूंगा, तब तक तो 90 भी हो जाएंगी, आगे भी टीचर कुछ पढ़ाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या ऐसा सा प्लान कर लें क्या कि 2 या 3 चैप्टर एक साथ लें, या फिर ऐसा कर सकते 2 चैप्टर एक साथ लें हम लोग, और मान लेते हैं 20 चैप्टर पढ़ लिए, तो 10 दिन के अंदर, 10 दिन या फिर इस टारगेट को थोड़ा 15 दिन भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ज्योमेट्री और अलजेब्रा एक ही दिन सोल्व होगा। छोटे चैप्टर हैं वो 2 आ जाएंगे, बड़ा चैप्टर होगा 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर के 15 दिन के अंदर हम लोग एक ऐसा प्लान ले, हर चैप्टर में से मैं आपको सवालों की प्रैक्टिस करूं। एक काम तो एक बार के लिए ये है। ये प्लान अपना जैसे ही पूरा हो जाता है उसके बाद हम लोग ये प्लान कर लें कि भाई 5-5 या फिर अर्थमेटिक के 2 या 3 दिन आपको कुछ क्लासेस करवाई, एडवांस के सवालों की 2 या 3 दिन और क्लास करवाई, तो 5 या 6 दिन अपने उसमें चले जाएंगे, 20 दिन। ये मैं वो सिनेरियो मान रहा हूँ कि एग्जाम आपकी 10-12 दिन पोस्टपोन्ड होती है। और उसके बाद हम लोग प्लान कर लेते हैं कि मिक्स में सवालों को चलने दें। जैसे हमने चैप्टर वाइज डील कर लिया, अर्थमेटिक एडवांस को अलग अलग एक बार उठा करके डील कर दिया, उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इनमें क्या प्रयास रहेगा कि कुछ SSC के सवालों को इन्वॉल्व कर दे। रीजन क्या है, यहाँ वैसी तो समस्या आनी नहीं है कि सर ये कहाँ पढ़ा दिया आपने, जहाँ पढ़ाया है वहाँ से आपको पता भी चल जाएगा। कोई नया सवाल होगा, मुझे नीड होगी कि भाई इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करना है, उसको डिटेल में भी कर देंगे। तो एटलीस्ट इतना तो काम कर लें। खैर मैंने तो अपना जो वादा किया था वो वादा लगभग मेरा तो पूरा होने वाला है। आपने अपना वादा जो 300 बच्चे प्रीमियर पर आने वाले थे उसका 1/3 क्या 1/4 भी नहीं पूरा हो पाया। ठीक है, तो खैर जो भी है आपका सजेशन, जो भी बच्चे शुरुआत से लगे हुए हैं, जिनको ये लगता है कि ये टीचर अपनी बेड़ा पार करवा देगा रेलवे एग्जाम के अंदर मैथ्स का, तो एटलीस्ट वो अपने सजेशन जरूर रखें। कमेंट सेक्शन में ही डाल देना, वीडियो को देख लूंगा मैं, 1 या 2 दिन के बाद देख लूंगा आप लोगों के क्या सजेशन है।
फिर भी डिसीजन तो वही है, दे लेने ही पड़ेंगे कुछ ना कुछ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, अगर किसी बच्चे ने नहीं ज्वाइन किया है, आप किसी और मेंबर को भी ऐड करना चाहते हो तो डाउट ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, जिससे और बच्चों को भी आइडिया रहे। पहले तो ये क्लोज कर रखा था, लेकिन कुछ दिनों से इसको ओपन कर रखा है कि डाउट ग्रुप में आप अपने दोस्त को जो पढ़ रहा है उसको ऐड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक को भी शेयर कर सकते हैं अगर चाहें तो। चलिए भाई, सेशन कैसे लगते हैं कमेंट जरूर किया करें। बाकी आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।